हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपके लिए फिर से एक लेक्चर क्वेश्चंस का लेके आया हूँ, जिसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस के बारे में डील करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पिकअप किए, सिविल सर्विस से जो क्वेश्चन पूछे गए, गेट में जो पूछे गए, और अगर हुआ तो एसएससी जेई के भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो सबके लिए ये वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ रहा हो, चाहे वो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो ईएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब तरह के क्वेश्चन पुटअप किए। असर्शन रीजनिंग वाले भी किए, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर असर्शन रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन कराया करो, एक दो हमको पता चले कैसे आते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो पूरे लेक्चर में एंड तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, और बहुत ही मजा आने वाला है। जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लाइक कर दो वीडियो को और मजा लो, इसी तरह से हंसते रहो। ठीक है? क्लियर है ना? जल्दी से कमेंट करके बता दो, आवाज वगैरह तो सब क्लियर आ रही है ना? कई बार दिक्कत हो जाती है, सॉफ्टवेयर आवाज ही नहीं रिकॉर्ड करता, हम पढ़ाते रह जाते हैं, घंटे घंटे की वीडियो बन जाती है, आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, फिर से हमको दोबारा बनानी पड़ती है। इसीलिए बता दिया करो कि आवाज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है ना? इतना क्लियर सबको? ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी खुशी खुशी औरों की तरह पढ़ाई करते रहें। हर एक लेक्चर सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, प्लेलिस्ट में जाना है, लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है, जो भी स्टूडेंट नया जुड़े हैं। क्लियर है ना? और कहीं भी मुझे नहीं पता कहां पर सीक्वेंस वाइज होता है, नहीं होता, कहीं 4 टॉपिक मिल गए, कहीं 5 लेक्चर मिल गए, कहीं 6 लेक्चर मिल गए, बट यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगी वो स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट होगी, 100% होगी। ये हमारा क्या दावा है, स्टार्ट हम अगर सब्जेक्ट को करेंगे तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, चाहे करें चाहे ना करें। क्लियर है ना? अदरवाइज हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। इतना क्लियर सबको? तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हमारी चल रही थी पैरेलल में, थर्मोडायनामिक्स ये चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया है, 80% ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अकेला सब्जेक्ट 2-2.5 सब्जेक्ट के बराबर है। हमने वो अगर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसके 85 से लेके 90 लेक्चर कंप्लीट होने वाले हैं। क्लियर है ना? मैंने पूरा डीप में पढ़ाया है, तो टेंशन आपको नहीं लेनी, आपको बस पढ़ाई करना है, फोकस करना है, नोट्स बनाने अपने खुद के, और चीजों को समझने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। आप देखो, हमेशा सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। सिलेक्शन, चलो सिलेक्शन इज द अनदर पार्ट, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्लियर है ना? और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको चीजें आएंगी, और आपको चीजें तभी आएंगी जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे। एक टाइम टेबल बना के, शेड्यूल बना के, डेली का शेड्यूल बनाना है और आपको पढ़ाई करनी है, और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सिलेक्शन भी होगा। सिलेक्शन उनका होता है जो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्लियर है ना? और अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखना है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, आई विल डू इट एंड आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वे। क्लियर है ना? तो स्मार्ट तरीके से हमको हार्ड वर्क करना है, और फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। चलो ठीक है, यहां तक हमने जो भी डिस्कशन करना था कर लिया। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन हमारा ये है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इससे मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाला हूं। देखो, 2 रिवर्सिबल इंजन की बात कर रहा है, 2 रिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग इन सीरीज। बोला सर सीरीज में कैसे काम करते हैं, हमको यही नहीं पता। बहुत अच्छे, अभी हम समझेंगे चीजों को। मैं पहले पढ़ देता हूं, बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर एट इतने एंड अ लो टेम्परेचर रिजर्वोयर इतने, मतलब जिस 2 इंजन हमारे काम कर रहे हैं 1000 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में, इन सच अ वे दैट हीट रिजेक्टेड बाय द प्रिसाइडिंग इंजन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सक्सीडिंग इंजन। देखते रहना, मतलब कहने का, एक इंजन जो पहला वाला इंजन है उससे जो हीट रिजेक्ट हुई है, वो दूसरे इंजन ने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, वही बोल रहा है सक्सीड इंजन। एंड बोथ द इंजन डेवलप द सेम अमाउंट ऑफ वर्क पर साइकिल, मतलब दोनों इंजन जो है सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट टेम्परेचर बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड इंजन, जो बीच का टेम्परेचर होगा वो पूछा है। क्लियर है ना? बीच का जो टेम्परेचर होगा वो पूछा है। तो अब मैं इसको, मैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं बना देता हूं,
और यहां से दो केस पढ़ेंगे। केस वन, अगर वर्क दोनों इंजन का सेम हो तब क्या होगा बीच का टेम्परेचर। दूसरा केस हम पढ़ने वाले हैं, अगर एफिशिएंसी दोनों इंजन की सेम हो तब क्या होगा बीच का टेम्परेचर। और ये रिवर्सिबल इंजन की बात हो रही है, याद रखना यहां पर सबको मेंशन हो रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, रिवर्सिबल इंजन की, जो कि सीरीज में काम कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पहले इसका कंसेप्ट दे देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो चुटकियों में होगा, इसका एक सेकंड नहीं लगेगी, बट पहले हमको कंसेप्ट आना चाहिए। तो लो मैं कंसेप्ट यहीं डिस्कस कर ले रहा हूं, कोई बोल मत देना सर थ्योरी में कराया नहीं। लो क्या कंसेप्ट है इधर देखो। कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर मैं दो सीरीज में कनेक्शन कर रहा हूं, इंजन्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंजन्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये देखते रहे ना, बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। इंजन्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्लियर है ना। और कितने इंजन की बात कर रहा है, टू इंजन की बात कर रहा है। इधर देखते रहो, टू इंजन, क्लियर है ना। इधर देखो कैसे है कि सर एक हायर टेम्परेचर पे होगा, मैंने मान लिया से T1, ठीक है, T1 टेम्परेचर पे यहां से कुछ हीट ले रहा होगा जिसे मैंने मान लिया Q1, देखते रहना। और यहां पर मैंने इंजन लगा दिया E1, ये इंजन कौन सा है E1, और बोथ इंजन क्या है, रिवर्सिबल है। बोथ इंजन क्या है, रिवर्सिबल। पहली चीज, बोथ हीट इंजन आर रिवर्सिबल। समझते रहना कंसेप्ट को, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हारी नजरों के सामने मजा आने वाला है बहुत अच्छे से। लो E1 इंजन कुछ हीट को रिजेक्ट करेगा, बहुत शानदार, Q2 हीट रिजेक्ट किया और यहां से इसे वर्क मिला W1, बहुत अच्छे। इस इंजन ने कुछ वर्क हमको प्रोड्यूस किया और ये यहाँ पर कुछ टेम्परेचर रहा होगा जहां हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, कोई रिजर्वोयर रहा होगा जिसे हम बोल रहे हैं T2। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जितनी भी हीट हीट इसने ली है, ये हीट ली है ना, और यही हीट को ये क्या कर रहा है, दूसरा एब्जॉर्व कर रहा है। दूसरा इंजन क्या कर रहा होगा, सेम हीट को एब्जॉर्व कर रहा होगा। लो E2 इंजन, ये भी रिवर्सिबल है, कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देगा। इतना क्लियर है सबको, एक मिनट वेट कर। E2 इंजन है ये हमारा W, जिससे हमें वर्क मिल रहा है W2, ठीक है। ये E2 इंजन जिससे हमें वर्क मिल रहा है W2, ये भी रिवर्सिबल इंजन है। और यहाँ पर ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, थर्मल रिजर्वर होगा T3। इतना क्लियर है सबको, थर्मल रिजर्वर होगा कौन सा, T3, क्लियर है ना। और यहां से कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, वो मान लो Q3। और इस तरह से जो कनेक्शन होता है इसे बोलते हैं इंजन्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या इतना क्लियर हुआ है, इंजन्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसने बोला ये दोनों रिवर्सिबल इंजन हैं, तो इनकी इफिशियंसी हम निकाल लेंगे आराम से। हम लिख सकते हैं जो इफिशियंसी वन की होगी वो क्या होगी, वर्क डन अपॉन हीट एडेड। वर्क क्या है इसका, वन का वर्क W1, हीट एडेड क्या हो रही है Q1। और हम ये भी जानते हैं अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तो इसको टेम्परेचर का फंक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी, एफिशिएंसी जो होगी टेम्परेचर का फंक्शन होगी। तो मैं तुरंत ले दूंगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ये एफिशिएंसी 1 माइनस के T1, 1 माइनस के T लोअर क्या T2 है ना, T2 अपॉन T1 होती है, ये सब जानते हैं। रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस के T2 अपॉन T1 है। क्या इतना क्लियर हुआ। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि यहां से हमको वर्क पता चल गया W1 जो होगा वो क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो Q1 इंटू 1 माइनस के T2 अपॉन T1। इतना क्लियर हुआ सबको, इसको इक्वेशन 1 मान ले, बिल्कुल मान लो सर, बहुत अच्छे। क्या मैं सेकंड की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, सेकंड हीट इंजन की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो क्या होगी सर, सेकंड हीट इंजन का वर्क बता दो, वर्क डन अपॉन हीट एडेड। इसके लिए हीट एडेड कितना हो रहा है सर, Q2 हो रहा है, बहुत अच्छे, क्लियर है ना। तो इसका मतलब मैं इसको एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो हम तुरंत लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस के T लोअर कौन सा इसके लिए T3 है, और हाइयर क्या है, ये हाइयर T2 से ले रहा है, बहुत अच्छे, देखते रहना। ये आ गया एफिशिएंसी, तो यहां से मैं वर्क निकाल लूंगा W2, इस Q2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा Q2, और हम लिख देंगे 1 माइनस के T3 अपॉन T2। इतना क्लियर है सबको। और उसने बोला है कि अगर केस ले रहे हैं हम, यहाँ केस दो केस लेंगे, अगर इन दोनों इंजन का वर्क डन सेम है, मींस W1 इक्वल टू क्या है, W2 है, पहला केस। दूसरा केस होता है कि अगर दोनों की इफिशियंसी सेम है, तब कैसे करेंगे, क्लियर है ना। दोनों की इफिशियंसी सेम या फिर वर्क सेम, तो ये दो केस बनते हैं यहां से। तो पहला केस बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों का वर्क डन सेम है, इफ वर्क डन
ऑफ बोथ द इंजन्स आर सेम, बोथ द इंजन्स आर सेम, मतलब जो वर्क आउटपुट है वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मैं तुरंत लिख दूंगा W1 इक्वल टू W2। पहला केस बात कर रहा है W1 इक्वल टू W2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर किया हमने, तो हम तुरंत लिख सकते हैं Q1 1 माइनस के T2 अपॉन T1। बहुत अच्छे, ये इक्वेशन 1 मीन्स W1 के बराबर है, इक्वल टू Q2 मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के T3 अपॉन T2। मुझे Q काटना है। Q कब काटेंगे, जब Q2 को मैं Q1 के टर्म्स में लिख दूं। Q2 को मैं Q1 के टर्म्स में लिखने के लिए देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है इंजन 1 के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, जितनी हीट यहां से आ रही है उतनी ही वापस जा रही होगी। मींस कहने का जितनी एनर्जी इस इंजन में आ रही है वो Q1 है, जा कितनी रही है वर्क W1 और Q2। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मैं बोल सकता हूं जो Q2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q1 माइनस के W1 होगी। होगी कि नहीं होगी। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, देखते रहना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ इन इंजन वन की बात हो रही है। फर्स्ट लॉ को हमने इंजन 1 में लगाया तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि यहां से जो Q2 आ रहा है वो किसके बराबर आएगा, Q1 माइनस के W के बराबर आएगा, जो W1 है इंजन 1 का। W1 मींस W1 क्या है, वर्क। क्लियर है ना। और W1 हमने ये निकाल लिया है Q1 के टर्म्स में, हम तुरंत लिख देंगे। तो मैं तुरंत रिप्लेस कर दूंगा, पुट इक्वेशन 1 इन दिस, इसमें इक्वेशन 1 पुट कर देंगे W1 की जगह। तो हम तुरंत लिख सकते हैं जो Q2 आ रहा है हमारा, यहाँ देखो इधर लिख रहा हूं मैं, जो Q2 आएगा वो क्या आएगा, Q1 तो ये चल रहा है माइनस Q1 माइनस Q1, एफिशिएंसी क्या है 1 माइनस के T2 अपॉन T1। इतना क्लियर है। और इस Q2 को मैं यहां पे पुट करूंगा, देखो इस Q2 को मैं यहां से उठा के यहां पुट करने वाला हूं। क्लियर है सबको। और यहां पुट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है Q1, देखते रहना, 1 माइनस के T2 अपॉन T1। बहुत अच्छे सर, इक्वल टू Q2 की जगह मैं ये रख दूं, इसमें रखूंगा तो इसमें से Q1 बाहर निकाल रहा हूं, देखते रहना। Q1 क्या निकाला मैंने, बाहर निकाल लिया। और Q1 जैसे ही बाहर निकाला इसमें से, देखो यहां रिप्लेस कर सकते हैं हम, Q1 बाहर निकाला तो इसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस, और इसको माइनस का मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, 1 - 1, और प्लस ये क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1। होगा कि नहीं होगा, क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको कि ये 1 माइनस Q1 हमने बाहर निकाल लिया तो ये 1 प्लस T2 अपॉन T1 हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया। और इसको हम 1 से 1 को कैंसिल काट देंगे, सिंप्लीफाई करके हम तुरंत लिख देंगे जो Q2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्या, Q1 इंटू T2 अपॉन T1। इतना क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, यहां बिल्कुल लिख दो सर, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली ये लिख रहे हैं तो हम तुरंत लिख देंगे कि Q2 की जगह हमारे पास क्या है Q1 और T2 अपॉन T1 आया है। बहुत अच्छे। और ये पहले से ही चल रहा है 1 माइनस के T3 अपॉन T2। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। इधर देखना, क्या इससे इसको चीर दूं, अब बिल्कुल चीर दो। यहाँ एलसीएम लिया मैंने तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2, लिख दिया ना। और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, T1 चल रहा है, इक्वल टू यहां पर T2 अपॉन T1 चल रहा है, T2 अपॉन T1, और इसमें एलसीएम लिया T2 तो मैं तुरंत यहां लिख सकता हूं क्या है, T2 माइनस T3। इतना क्लियर है, सिंपलीफाई करके। इस T1 से T1 को चीर दो सर, बहुत अच्छे, T1 से T1 को चीर दो, इस T2 से इस T2 को चीर दो। यहां से T1 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T3 आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास आ गया क्या, देखो प्रीवियस स्लाइड में T1 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T3। मैं लिख दूं T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T3। बहुत अच्छे, मुझे T2 चाहिए, इसको इधर ले गया, इसको इधर लाया, मैं तुरंत यहां से लिख दूंगा 2T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 आ रहा है। बहुत अच्छे। और यहां से मैंने देखा T2 की वैल्यू आ गई, वो क्या आई है T1 प्लस के T3 डिवाइडेड बाई 2। और मैं तुरंत बोल दूंगा कि जो हायर और लोअर टेम्परेचर रिजर्वोयर थे, T1 हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर था, देखो प्रीवियस स्लाइड में ये T1 क्या था, हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर, और लोअर टेम्परेचर रिजर्वोयर, दोनों हीट इंजन के बीच में, इन दोनों का मीन निकल के आ रहा है क्या T2। कब, जब हमारा केस 1 लाई करता है, केस 1 के केस में क्या आ रहा है, T2 की वैल्यू T1 और T3 के मीन के बराबर होगी। क्लियर हुआ सबको। तो हम तुरंत लिख देंगे, देखो ये जो हमारा निकल के आया, ये कब आया, वेन W1 इक्वल टू W2 होगा दोनों हीट इंजन का। क्लियर है ना। दो रिवर्सिबल हीट इंजन को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और मैंने इक्वेट किया दोनों का वर्क को, तो हमारे पास जो बीच का इंटरमीडिएट टेम्परेचर है वो आ गया मीन ऑफ द
हायर एंड लोअर टेम्परेचर, क्लियर है ना, हायर एंड लोअर टेम्परेचर रिजर्वोयर के मीन के बराबर आ गया। और ये T2 क्या है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ये T2 क्या है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, क्लियर है ना। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर अगर मुझे निकालना है कब, जब हमारे दोनों हीट इंजन का वर्क सेम हो, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा हायर टेम्परेचर दे रखा है और लोअर टेम्परेचर दे रखा है उसका मीन वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टेम्परेचर हो जाएगा। बहुत अच्छे सर। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, केस 2 क्या बोलेगा देखना, कि अगर दो इंजन, अगर इफ टू रिवर्सिबल, यहां लिख रहा हूं मैं, टू रिवर्सिबल हीट इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज, connected in series, connected in series and have same efficiency, दोनों की इफिशियंसी क्या है, सेम है। पहले हमने वर्क सेम देखा था, अब हम इफिशियंसी सेम देख रहे हैं, मींस इफिशियंसी ऑफ वन इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ टू। बहुत अच्छे, ये हम निकाल चुके हैं। इफिशियंसी ऑफ वन क्या होती है, देखो प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूं, मैं निकाल चुका हूं। इफिशियंसी ऑफ वन माइनस T2 अपॉन T1 लिख दूंगा टेम्परेचर के टर्म्स में। इफिशियंसी ऑफ टू देखो, इफिशियंसी ऑफ टू 1 माइनस T3 अपॉन T2 है। बहुत अच्छे, दोनों की इफिशियंसी अगर बराबर है तब क्या आएगा देखो, तो मैं तुरंत लिख दूंगा यहां से कि इफिशियंसी वन होती है 1 माइनस के T2 अपॉन T1, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 और एफिशिएंसी 2 क्या है, 1 माइनस के T3 अपॉन T2, क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर था, दूसरे केस में ये हाइयर है। तो यहां से 1 से 1 को चीर दो। बहुत अच्छे, तो माइनस से माइनस चीर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया, ये हो गया T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, T1 T3 आ गया। बहुत अच्छे, और मैं यहां से T2 निकाल रहा हूं, क्या ये वैल्यू जियोमेट्रिक मीन के बराबर आ रही है, हाइयर और लोअर टेम्परेचर के जियोमेट्रिक मीन के बराबर। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट। मैं तुरंत बोल दूंगा सर कि अगर मैं ये केस 2 की बात करता हूं तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर जियोमेट्रिक मीन ऑफ हाइयर एंड लोअर टेम्परेचर रिजर्वोयर के बराबर होगा। बहुत अच्छे, कब इसको बोल रहे हैं हम, क्या है ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, देखते रहना, ये क्या है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। कब की बात हो रही है, व्हेन एफिशिएंसी ऑफ वन इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ टू हो, दोनों की एफिशिएंसी सेम हो। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पे तो हम बोल देंगे इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। बहुत बढ़िया, अर्थमेटिक मीन। और यहां पे क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा। क्या है ये, जियोमेट्रिक मीन टेम्परेचर, क्लियर है। अब इधर देखो, हमने दोनों केसेस देख लिए। अब दोनों केसेस की हेल्प से मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन के जरिए हमने कंसेप्ट सीखा है, इधर देखते रहना। जहां पर बात की दो रिवर्सिबल हीट इंजन सीरीज में कनेक्टेड है, उसने बोला है, क्या बोला है कि सर वर्क सेम है। क्या है, वर्क सेम। देखो सेम अमाउंट ऑफ वर्क है दोनों का, इसका मतलब ये हुआ इफ W1 इक्वल टू W2 होगा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो T2 की वैल्यू होगी, T2 वो क्या होगा, T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। T1 की वैल्यू हाई टेम्परेचर 1000 प्लस T3 की वैल्यू क्या 300 और डिवाइडेड बाई 2, क्या मैं लिख सकता हूं 1300 डिवाइड बाई 2। टेम्परेचर 2 की वैल्यू आ रही है कितनी, 6, कितना आ रहा है यहां से सॉल्व करो, 5 650 केल्विन, क्लियर है ना। और T2 की वैल्यू आ गई 650 केल्विन। करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर कंसेप्ट आते हैं तो। अगर हमने पहले कंसेप्ट पढ़ लिया होता, अब कुछ कंसेप्ट मुझसे छूट जाते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं। बट मैं क्वेश्चन जब देखता हूं तो मैं क्वेश्चन की एनालिसिस करता हूं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कभी, क्लियर है ना, क्या क्या कंसेप्ट हमसे पूछा गया है, तो हम उसे क्वेश्चन के फॉर्म में कंसेप्ट को क्लियर कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं सबको पसंद आ गया होगा। अब इसी पे अगर कल को बोल देता कि अगर यही सेम क्वेश्चन है, इफिशियंसी दोनों की सेम है, तो टेम्परेचर जो होता वो क्या आया था, इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आया था। मींस ये 3 इंटू 10⁵ का रूट निकालते, वो आंसर होता। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग पहले ट्राई करना है, पॉज करो, ट्राई करो, आंसर देखो हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर यहां पे देखना है। देखो क्या बात कर रहा है, द फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी इवैल्यूएट्स द एनर्जी क्वांटिटी यूटिलाइजेशन, whereas the second law efficiency evaluates the energy quality utilization। क्या बात कर रहा है कि फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी की तो बात कर रहा है कि ये एनर्जी क्वांटिटी की बात करेगा, और दूसरी की बात कर रहा है सेकंड लॉ एफिशिएंसी इवैल्यूएट्स द एनर्जी क्वालिटी। ठीक है, देखते हैं।
दूसरे रीजन में बोला था सेकंड लॉ एफिशिएंसी फॉर अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ द सोर्स टू द चेंज ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या हमने कुछ ऐसा बात किया था क्या? सेकंड लॉ एफिशिएंसी की हमने बात की थी। जो सेकंड लॉ एफिशिएंसी थी वो बात करती थी कि एक्चुअल वर्क बता दो, एक्चुअल वर्क अपॉन वर्क मैक्सिमम बता दो, यही थी ना? या फिर एक्चुअल एफिशिएंसी बता दो या मैक्सिमम एफिशिएंसी बता दो, इसकी तो बात कर रहे थे हम। पर ये क्या बात कर रहा है? सोर्स सिस्टम की बात कर रहा है। ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, सरासर गलत हो गया। इसका मतलब सी क्या आर इज फॉल्स, ए क्या है? ट्रू। ए क्यों ट्रू है? कि ये फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी की बात कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी हमेशा हमको एफिशिएंसी बताता है, मींस एनर्जी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी क्वांटिटी का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। और जब सेकंड लॉ की बात करते हैं तो वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है, तो वो क्वालिटी को बताता है। क्लियर है ना? तो यहां से कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ट्रू आर फॉल्स। क्लियर है ना? इस तरह से क्वेश्चन करने। अब सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ए बी में। तो ए बी में दिक्कत क्या होती है? असर्शन रीजनिंग का मतलब है ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का ये करेक्ट रीजन है क्या? तब तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगर ये करेक्ट रीजन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली क्या है? ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन जो है इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन होगा। अब यहां पे देख लेते हैं लोग। बात कर रहा है टू इंजन ए एंड बी वर्क ऑन द कार्नोट साइकिल। ठीक है, इंजन ए यूजेज एयर एज द वर्किंग सब्सटेंस एंड बी यूजेज स्टीम एज द वर्किंग सब्सटेंस। बोथ इंजन आर हैविंग सेम एफिशिएंसी। बिल्कुल सही है। मतलब कहने का यहां दो रिवर्सिबल इंजन की बात हो रही है, दो रिवर्सिबल इंजन की बात हो रही है। और दो रिवर्सिबल इंजन, एक तो यूज कर रहा है क्या? एयर, दूसरा यूज कर रहा है स्टीम, और दोनों की इफिशियंसी क्या है? सेम है, 100% सेम होगी, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड होती है एफिशिएंसी, होती है कि नहीं होती? इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। और यहां पर रीजन में क्या बोला है? कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। बिल्कुल सही है, बिकॉज लगा दो, बिकॉज कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये भी सही है, ये भी सही है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं असर्शन रीजनिंग के। क्लियर है ना? तो ये हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत। गेट में पूछा गया है 2 नंबर का, गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर का। इधर देखना कैसा क्वेश्चन है कि सर ये बात कर रहा है एन इरिवर्सिबल हीट इंजन। किसकी बात कर रहा है? इरिवर्सिबल। याद रखना, मैं हर एक चीज को पढ़ पढ़ के बता रहा हूं। इरिवर्सिबल की बात किया है। extract heat from a high temperature source at a rate of इतने and reject heat to a sink at a rate of इतने। ठीक है, the entire work output of the heat engine is used to drive a reversible heat pump। मतलब जो भी इस इंजन से वर्क निकला था वो क्या कर रहा है? ड्राइव अ रिवर्सिबल हीट पंप को काम चलाने का काम कर रहा है। ऑपरेटिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल हीट रिजर्वॉयर 70 डिग्री सेल्सियस और 75 डिग्री सेल्सियस। ये हीट पंप के रिजर्वॉयर हैं। क्लियर है ना? और हीट इंजन के रिजर्वॉयर उसने दिए नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। देखो यहां बोला है ना, इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल हीट रिजर्वॉयर। आइसोथर्मल का मतलब है कि यहां पर हीट ऐड कर दो या हीट निकाल लो, टेम्परेचर सेम रहने वाला है रिजर्वॉयर का। और हमने बोला भी था थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर में से चाहे हीट सप्लाई करो चाहे हीट एब्जॉर्ब करो, वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बहुत अच्छे बोला है। द रेट इन किलोवाट एट विच द हीट पंप डिलीवर्स हीट टू इट्स हायर टेम्परेचर सिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन को बना रहा हूं कि उसने बोला है पहले कोई इरिवर्सिबल हीट इंजन है जो टेम्परेचर हमको नहीं पता, यहां पर टी हायर दे रखा होगा कुछ, ये क्या टेम्परेचर? टी हायर, और नीचे भी टेम्परेचर रहा होगा कुछ। क्लियर है ना? टी लोअर। इन दोनों के बीच में एक हीट इंजन लगा रखा है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट। इधर देखना, यहां पर हमने एक हीट इंजन लगा रखा है और ये हीट इंजन जो है इरिवर्सिबल है। तो यहां पर मैंने मान लिया टी हायर सोर्स होगा, यहां से कुछ हीट आ रही होगी और यहां से हीट रिजेक्ट हो रही होगी और कुछ वर्क ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? बहुत अच्छे। और यहां से मैं बोल दूंगा कि इसने बोला है कि हीट इंजन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर सोर्स एट अ रेट ऑफ 100 किलोवाट का। यहां से जो हीट आ रही है मैंने बोल दिया मान लो क्यू एच, क्यू एच बोल दिया। यहां से जो हीट आ रही है वो 100 किलोवाट दे रखी है। और इसने ये भी बोला है रिजेक्ट हीट टू अ सिंक एट अ रेट, और सिंक होगा लोअर टेम्परेचर पे। इसने लोअर हीट भी दे रखी है, कितनी है? ये दे रखी है 50 किलोवाट। इतना क्लियर है सबको? क्वेश्चन हमने जैसे ही पढ़ा हमने बना लिया। और ये जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये हीट पंप चलाने का काम कर रहा होगा। तो यहीं पर हमने एक हीट पंप कनेक्ट कर रखा है और इस हीट पंप को हम इस वर्क से चला रहे हैं। क्लियर है ना? अब इस हीट पंप को हम बना लेते हैं लोग।
ये हीट पंप बन गया। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर रिजर्वोयर होगा इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छे। यहाँ पर भी एक टेम्परेचर रिजर्वोयर होगा, बिल्कुल होगा, दिखते रहे ना, क्लियर है ना। और इस हीट पंप के लिए वर्क कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इस हीट इंजन से। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, देखते रहना, ठीक है। अब यहां से कुछ हीट ये क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा। मैंने मान लिया यहां से जो हीट निकाल रहा है उसको मैं Q1 नाम दे रहा हूं, और यहां पर जो छोड़ रहा है इसको मैं Q2 नाम दे रहा हूं, बहुत अच्छे। हाइयर टेम्परेचर क्या है, ये सिंक होगा, ये सोर्स होगा, जहां से हीट हम सप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस में उसे सोर्स बोलते हैं, इसके लिए सोर्स होगा, बहुत अच्छे। तो ये लो टेम्परेचर सोर्स है, क्या है, लो टेम्परेचर सोर्स। और ये क्या है, हाई टेम्परेचर सिंक। ये क्या है, हाई टेम्परेचर सिंक, देखते रहना, हाई टेम्परेचर सिंक। मतलब हीट जहां हम छोड़ रहे हैं उसे सिंक बोलते हैं, और जहां से हम ले रहे हैं उसे सोर्स बोल रहे हैं, क्लियर है ना। इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर सिंक है। तो यहां पर जो टेम्परेचर दे रखा है 75 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है, 75 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करूंगा केल्विन में तो मैं तुरंत लिख दूंगा 273 और 75 ऐड करो, कितना होता है, 348 केल्विन, क्लियर है ना। इसके लिए कैलकुलेटर अलाउ है, तो टेंशन नहीं लेनी। कैलकुलेटर कहां गया हमारा, एक मिनट वेट करना, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डेटा इसी तरह से दे रखा है कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। आप भी कैलकुलेटर लेके बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तब उसके बाद आंसर देना। हमको आंसर कुछ नहीं याद, कंसेप्ट अगर पता है तो हमको 100% अपने आप पे भरोसा हो जाता है कि हाँ हमारा जो आंसर आ रहा होगा 101% क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है ना। ये 348 केल्विन दे रखा है, ये टेम्परेचर, क्लियर है ना। और जो ये हमारा 17 डिग्री दे रखा है, तो 17 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करता हूं मैं किसमें, केल्विन में। तो 273 प्लस 17 कर दो, कितना हो रहा है ये 10 9 290 केल्विन। तो यहां पर हमने लिख दिया 290 केल्विन आ गया, ये बहुत अच्छे, क्लियर है ना। और ये वर्क जो सप्लाई कर रहा है, ये वर्क कितना होगा कि सर हमने इस हीट इंजन में, ये इरिवर्सिबल हीट इंजन था, इसमें हीट सप्लाइड की 100 किलोवाट, रिजेक्ट कर दी इसने 50 किलोवाट। वर्क तो इसने 50 किलोवाट ही दिया होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन भी तो लगाना है, बहुत अच्छे। मतलब जो हमारे पास जो वर्क आया था इससे, ये आया 50 किलोवाट, और ये हमने सप्लाई किया हीट पंप में। और हीट पंप क्या काम कर रहा होगा, यहां से हीट ले रहा होगा और यहां पर हीट छोड़ रहा होगा। और ये जो हीट पंप है, ये कौन सा हीट पंप है, देखो रिवर्सिबल हीट पंप है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, क्या है, रिवर्सिबल हीट पंप। और रिवर्सिबल हीट पंप की अगर मैं सीओपी निकालता हूं तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि सीओपी ऑफ हीट पंप जो निकलेगी, सीओपी ऑफ हीट पंप इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगी, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो मैं तुरंत लिख दूंगा, सिंस ये हीट पंप क्या है, रिवर्सिबल, तो मैं तुरंत लिख दूंगा टेम्परेचर के टर्म्स में कि डिजायर्ड इफेक्ट हमारा ये होता है, इसके लिए होता है कि नहीं होता। तो मैं लिख दूंगा कि टी हाइयर अपॉन टी हाइयर माइनस के टी लोअर, इसकी सीओपी होगी। और यही सीओपी होती है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट के बराबर, होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है सर, डिजायर्ड इफेक्ट जो है यहाँ पर देखो Q2 है, हमारा हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि हाइयर टेम्परेचर पे जो हीट सप्लाई करते हैं वही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होता है, तो ये QH। टी हायर की वैल्यू 348 सर, बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाई 348 माइनस के 290 इक्वल टू क्यू हायर, और वर्क इनपुट दे रखा है 50 किलोवाट। ये पूछा क्या है सर, आप करते जा रहे हो, पूछा क्या है, देखो ये पूछा है द रेट इन किलोवाट एट विच हीट पंप डिलीवर्स हीट टू इट्स हायर टेम्परेचर सिंक। इस टेम्परेचर सिंक में जो हीट सप्लाई कर रहा है वो क्या होगी, Q2 ही पूछ रहा है, मीन्स इसको मैं Q2 बोल दूं, क्या बोल दूं, Q2। ये QH क्यों लिख दिया है, ये क्या Q2 है ना, इधर भी इसको क्या करो, करेक्शन करो। ये क्या Q2 है, इसको हम QH नहीं लिख सकते, ये क्या Q2, Q2 माना ना, QH तो ये है, ये Q2 है ना, डिजायर्ड इफेक्ट Q2, यहां पर भी Q2, और ये Q2 ही पूछ रहा है, तो यहां से सॉल्व कर देंगे लोग। कैलकुलेटर उठाओ, इसको क्या करो, सॉल्व करो। 348 डिवाइडेड बाई 348 माइनस 290 और इनटू 50, और ये आ गया हमारा 300 किलोवाट, बहुत अच्छे। Q2 की वैल्यू आ गई 300 किलोवाट, इज द करेक्ट आंसर। और कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, अंधा भी बता देगा सर ये ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि उसने यूनिट पहले ही बोल दिया किलोवाट में चाहिए, तो हमारी भी किलोवाट में आई है, तो 300 इज द आंसर। कितने लोगों को समझ आया, और ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इस तरह के कंसेप्ट कम से कम नहीं 10 बार पूछे गए, 10 बार मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कहीं तो आप कर लोगे, और बिल्कुल कर लेंगे, आप बस हमसे उम्मीद रखो। क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 2 नंबर का बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखना, बहुत ही शानदार, गेट में पूछा गया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना है। ये क्या है, गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत। देखो, सोलर कलेक्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है सर, सोलर कलेक्टर। ये हमारा कोई सोलर कलेक्टर है, बहुत अच्छे।
ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, रिसीविंग सोलर रेडिएशन एट द रेट ऑफ 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैं सोलर कलेक्टर लगाता हूं, सोलर कलेक्टर क्या होते हैं, कुछ इस तरह के जो पैनल होते हैं ना, सबने देखे होंगे आजकल तो बहुत लगे रहते हैं छतों पर, क्लियर है ना। यही हमारे क्या है, सोलर कलेक्टर है। मान लो ये हमारा सोलर कलेक्टर है, बहुत अच्छे, ठीक है। और इस तरह के होते हैं ये पैनल्स, लो देख लो, बीच बीच में क्या होते हैं, इसमें क्रॉस लगा रहता है, इस तरह के पैनल्स होते हैं। बहुत बढ़िया शानदार कंसेप्ट है सर, ये तो मैंने बना दिया सोलर कलेक्टर। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है, 100% होता है। इस तरह के सोलर कलेक्टर होंगे, लो और बना लो। बोलो सर मजा आ रहा है बनाने में, हा हा हा, ज्यादा मजा नहीं लेना है मेरे लाल, क्वेश्चन करने में मजा आना चाहिए। इन सब में मजा आ गया तो क्या है, बह जाओगे भावनाओं में, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, क्लियर है ना, पता भी नहीं चलेगा गए कहाँ। बोलो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, क्वेश्चनों में दिमाग लगाना है। ये हमारे सोलर कलेक्टर है, मान लो ये क्या है, हमारे सोलर कलेक्टर, बहुत ही शानदार सोलर कलेक्टर है, बहुत शानदार। जिसने नहीं देखे तो क्या करना है, सर्च करना है कि सोलर पैनल कैसे होते हैं, देख लेना आज, ताकि आपको चीजें क्लियर भी हो जाए। बहुत अच्छे, देखो उसने बोला इस पे सोलर रेडिएशन आ रहा है, इस पर क्या आ रहा है, सोलर रेडिएशन आ रहा है, बहुत ही खतरनाक सोलर रेडिएशन। इस सोलर रेडिएशन को इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, कहां से आएगा, ये सन से जो एनर्जी आ रही है इस पे जाके फॉल कर रही होगी, देखते रहना, फीलिंग आ जाएगी सबको। यहाँ कोई सन था और इसने इसने क्या किया, एनर्जी क्या की, दमादम सप्लाई की, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। देखो, और ट्रांसफॉर्म इट टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड एट एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 50%। मजा आ गया कि इसने बोला है कि जो भी सोलर रेडिएशन यहाँ फॉल कर रही थी उसकी इंटेंसिटी थी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी की सोलर रेडिएशन थी। बट इसकी जो इसके नीचे पाइप्स लगे रहते हैं, किसी को अगर पता हो तो इसके नीचे क्या लगे रहते हैं, पाइप्स लगे रहते हैं कि यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर ये हीट को ट्रांसफर करता है उस पाइप में करता है फ्लूइड फ्लो, क्लियर है ना। इसके नीचे पाइप्स लगे होंगे, कुछ पाइप्स लगे रहते हैं जैसे नीचे से जा रहे होते हैं पाइप्स, क्लियर है ना। इस तरह से क्या पाइप से इसमें से फ्लूइड जा रहा होता है, देखते रहे ना, इसके नीचे से जा रहे होंगे पाइप। तो यहां से जो हीट ट्रांसफर की जो हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी वो है हमारी क्या, 50%। बहुत शानदार, क्लियर है ना। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखी 50%। द फ्लूइड हीटेड टू 350 किलो केल्विन, मतलब जो फ्लूइड जा रहा है इसमें से जो भी फ्लूइड जा रहा होगा, मान लो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड को हमें गर्म करना है कितने तक, 350 केल्विन तक। और यही टेम्परेचर का फ्लूइड इज यूज टू रन अ हीट इंजन। अरे मेरे लाल मजा आ गया, हमको कुछ नहीं करना कि हमारे पास हीट इंजन है। अब समझना है कंसेप्ट को, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। ये उनको ही समझ में आता है जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, बाकी तो हवा भावनाओं में बह जाते हैं, पता नहीं सर क्या क्या दे रखा है, आपने पढ़ाया तो कुछ है नहीं। यहाँ पर कंसेप्ट पूछता है, देखते रहो कि ये हीट इंजन है और ये हीट इंजन इस फ्लूइड से चल रहा है, जो फ्लूइड हमारा 350 केल्विन पर है, देखते रहे ना। ये फ्लूइड क्या है, 350 केल्विन पर है। यहाँ पर क्या है, हमने फ्लूइड को गर्म किया है, ये है हमारा फ्लूइड, और ये एज ए रिजर्वोयर की तरह काम कर रहा होगा। और इसको हीट कहां से कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं किससे, सोलर कलेक्टर से। मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है, इस हीट इंजन को चलाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये एनर्जी तो यहीं से आ रही है, देखते रहे ना, सोलर कलेक्टर। बहुत बढ़िया सर, यहां से हमने इसको क्या किया, हीट सोलर कलेक्टर से दे रहे हैं। इज यूज टू रन हीट इंजन विच रिजेक्ट हीट एट अ 313 केल्विन, मतलब ये हीट इंजन हीट को रिजेक्ट कर रहा होगा 313 केल्विन पर। बहुत ही शानदार, मींस सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। इंजन इज टू डिलीवर 2.5 किलोवाट पावर, बहुत अच्छे। इसने पावर जो है प्रोड्यूस की है वो कितनी है, 2.5 किलोवाट। और इसको मैं ये भी बोल सकता हूं वर्क डन पर सेकंड। वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, पावर होता है, बहुत अच्छे। द मिनिमम एरिया ऑफ द सोलर कलेक्टर रिक्वायर्ड वुड बी, अब देखना है, उसने बोला है कि अगर इतने पावर का मैं एक हीट इंजन लगाना चाहता हूं, क्लियर है ना, इतने पावर प्रोड्यूस करने वाला एक हीट इंजन लगाना चाहता हूं, तो मुझे कितना इसका सोलर कलेक्टर का एरिया रिक्वायर्ड होगा, क्या चाहिए, एरिया रिक्वायर्ड बता दो कितना चाहिए हमको। बहुत शानदार कंसेप्ट, इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर 0.6 किलोवाट
क्या कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर 0.6 किलोवाट की रेडिएशन सप्लाई कर रहा है। रेडिएशन फॉल कर रहा है, रेडिएशन जो हो रही है क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। देखते रहना, रिसीव ऑन सोलर कलेक्टर। देखते रहो, मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं चीजों को कि 0.6 किलोवाट की रेडिएशन रिसीव हो रही है सोलर कलेक्टर पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए। क्लियर है ना। लेकिन ये जो रिसीव हो रही है इसकी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी 50% है। मतलब कहने का हीट जो फ्लूइड में जा रही होगी, हीट ट्रांसफर टू द फ्लूइड वो क्या होगी, इसकी आधी होगी। वो क्या होगी, 0.3 किलोवाट होगी, हो रही होगी। इसके लिए फॉर 1 मीटर स्क्वायर सोलर कलेक्टर के लिए। देखते रहना, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का सोलर कलेक्टर लगाता हूं तो मैं 0.3 किलोवाट ऑफ हीट सप्लाई करूंगा इस फ्लूइड में, जो टेम्परेचर को गर्म करने का काम कर रही होगी। बहुत अच्छे। अब इससे मैं कुछ हीट ले रहा हूं, वो हीट पता चल जाए हमको। ठीक है, वो हीट पता चल जाए। अब हीट पता कैसे चलेगी कि इसने बात की है द मिनिमम की। किसकी बात की है, मिनिमम एरिया ऑफ सोलर कलेक्टर। इसका मतलब कम से कम एरिया हमें सोलर कलेक्टर का चाहिए। इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। समझ आ रही ना बात। अगर इसने मिनिमम एरिया ऑफ सोलर कलेक्टर की बात की है तो इस डिवाइस की एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये डिवाइस मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये रिवर्सिबल हीट इंजन हो। मतलब फॉर, मैं तुरंत लिख दूंगा, फॉर क्या, फॉर मिनिमम एरिया ऑफ सोलर कलेक्टर रिक्वायर्ड द efficiency of the heat engine will be maximum. Efficiency of heat engine will be maximum, and it is only possible when heat engine क्या हो, इज रिवर्सिबल। बहुत अच्छे, देखते रहना, इज रिवर्सिबल। इसका मतलब ये हीट इंजन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। देखते रहो, शानदार कंसेप्ट हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह के हैं। इसका मतलब ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तो इसकी इफिशियंसी बता दो सर। इस रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, 1 माइनस के टी लोअर अपॉन टी हाइयर इक्वल टू क्या होगी कि सर पावर बता दो या फिर क्या बता दो, वर्क डन पर सेकंड। दोनों चीज सेम है ना, पावर बता दो या फिर वर्क डन पर सेकंड डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। आए है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये हीट सप्लाइड पता चल जाए। क्या चल जाए, हीट सप्लाइड पता चल जाए। ये हीट सप्लाइड आ कहां से रही है, इस फ्लूइड से। और ये फ्लूइड में हीट कहां से आ रही है, सर ये फ्लूइड में हीट तो इस सोलर कलेक्टर से ही आ रही है। इसका मतलब मुझे किलोवाट में अगर हीट सप्लाइड पता चल जाए तो मैं ये भी जानता हूं 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.3 किलोवाट हम सप्लाई कर रहे हैं फ्लूइड में हीट। तो यहां पर जो हमें हीट रिक्वायर्ड है उसके लिए कितना कलेक्टर का एरिया चाहिए हम निकाल लेंगे। हमें हीट सप्लाइड पता चल जाए तो लो, 1 माइनस टी लोअर, 1 माइनस टी लोअर कितना है सर, 313। बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाई टी हाइयर 315। बहुत बढ़िया, इक्वल टू पावर कितनी है सर, 2.5 किलोवाट। और हीट सप्लाइड क्यू एस हमें निकालनी है, किलोवाट में निकलेगी। इसको सोल्व करके मैं निकाल रहा हूं, देखो क्या होगी, 313 डिवाइडेड बाई 315 और इसको 1 में से माइनस कर दो। बहुत ही शानदार, 315 नहीं 350 है मेरे लाल। देखो, मिस्टेक नहीं करनी है, जहां मिस्टेक करोगे वहां तो डूबोगे, कुछ नहीं कर सकते हम भी। क्लियर है ना। तो यहां पर क्या है, 350। हम लोग 313 डिवाइड बाई 350 और ये आ गई हमारे पास ये एफिशिएंसी। और इसको कर देंगे हम, क्यू सप्लाइड जो आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 2.5 डिवाइडेड बाई आंसर, ये आ रही है 23.64। हीट सप्लाइड आ गई हमारी 23.64 किलोवाट। इसका मतलब हमने हीट इंजन में इतनी हीट सप्लाइड की है, ये 23.64 किलोवाट हीट सप्लाइड टू द हीट इंजन। यहां पर आ गई हमारी 23.64 किलोवाट। ये आई कहां से सर, इस फ्लूइड के टेम्परेचर से आई होगी। और ये फ्लूइड का टेम्परेचर कहां से आया कि सर इस सोलर कलेक्टर ने हीट सप्लाई की होगी। और ये सोलर कलेक्टर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.3 किलोवाट ही हीट सप्लाई कर पा रहा है। किसमें, फ्लूइड में। फ्लूइड में वैसे तो 0.6 किलोवाट रेडिएशन थी, बट रेडिएशन की हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी क्या थी, 50% थी। इसको कर हमने देखा 0.3 किलोवाट। इसका मतलब 1 मीटर, मतलब मैं 0.3 किलोवाट के लिए 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए, कोई मुझे बता देगा 1 के लिए कितना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई, और इसके लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं तुरंत लिख दूंगा, लो प्लस करके हम तुरंत बोल देंगे कि 0.3 किलोवाट के लिए हमारे पास एरिया जो होना चाहिए
कलेक्टर वो होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सोलर कलेक्टर, एरिया ऑफ सोलर कलेक्टर देखते रहना। तो 1 किलोवाट के लिए कितना चाहिए कि सर डिवाइड कर दो, 1/0.3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कितनी सप्लाई की हमने हीट, इतनी की है 23.64 किलोवाट, तो मैं तुरंत बोल दूंगा 23.64 किलोवाट के लिए कितना चाहिए सर एरिया। तो एरिया रिक्वायर्ड जो होगा, एरिया रिक्वायर्ड ऑफ सोलर कलेक्टर कितना होगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, वो होगा सर मल्टीप्लाई कर दो 23.64 इंटू 1/0.3, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये आ रहा 78.82 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया का हमारे पास सोलर कलेक्टर होना चाहिए और दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या मैच कर रहा है देख लेते हैं। 78 पॉइंट कहीं नहीं आ रहा, ये अप्रोक्सीमेटिवली इसी के है, तो यही क्या होगा आंसर होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया क्लियर सर, और मजा भी आ गया होगा। इस तरह के देखो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मैंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाए हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना सीख गए तो 100% आपको कंसेप्ट आते, आपको कैसा भी क्वेश्चन दो आप कर दोगे। क्या मजा आया कि नहीं आया? देखो मेरी मेहनत अगर आपको वाकई में पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बस इतना कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ो ताकि मुझे भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। मैं जब बच्चों से रिस्पॉन्स देखता हूं तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ चलो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है। क्लियर है ना? अब यहाँ किसी से कोई फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से नहीं चाहिए। जितना हमारे से होगा, जिस तरह से हम पढ़ा पाएंगे, कम से कम फाइनेंशियल बजट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे चीजों को। कंटेंट प्रोवाइड होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होना चाहिए, रिवीजन का हमारे पास तरीका होना चाहिए, और हमारे पास अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए स्मार्ट तरीके से करने की। आपका 100% सिलेक्शन भी होना है, कॉन्फिडेंस भी आना है, सारी चीजें स्मूथली चलने वाली हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और भी कुछ क्वेश्चन है, तो क्या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूं अब? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दे, कुछ क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस के लिए दे दे, बिल्कुल दे दो सर। एक क्वेश्चन ये हमारी स्क्रीन पे, बाकी के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही है, ये वाले क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करने खुद, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। और इनके सॉल्यूशन में तभी डालूंगा जब मेरे पास रिस्पॉन्स आएंगे, और आंसर करना है कमेंट में। क्लियर है ना? आंसर करो कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, पर्सनल मैसेज मत किया करो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, गलत होगा तभी तो आपको सीखने को मिलेगा। ये मत समझना सर हमारा गलत होगा हमारी इंसल्ट हो जाएगी, किसी को आता हो तभी तो इंसल्ट होगी। यहाँ जो भी पढ़ रहा है वो सब सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? जिसको आता है उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये भी क्या है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। और इसको भी क्या करना है, आंसर को कमेंट करना है, बहुत शानदार। आंसर को क्या करना है, कमेंट करना है। एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर है ना? और ये आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर है ना? और इनको मैं देखूंगा, 3 क्वेश्चन दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, इसको हम डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं, इधर देखो, इसको हम डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि फिगर बिलो सबसे पहले ये गेट में पूछा गया है, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने उठाया है। देखो इसका कंसेप्ट मैंने कल बता दिया था। कितने रिजर्वॉयर है, 3 रिजर्वॉयर। हमें पता चल गया कोई भी डिवाइस अगर 2 से ज्यादा अधिक 2 से अधिक रिजर्वॉयर पे काम कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसमें क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी यूज होना है। बहुत अच्छे। कि फिगर बिलो शो अ रिवर्सिबल हीट इंजन, ये जो हीट इंजन है क्या रिवर्सिबल है, ER से इंडिकेट कर रखा है। हैविंग हीट इंटरेक्शन विद द 3 कांस्टेंट टेंपरेचर सिस्टम, कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। क्या पूछ रहा है, थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है, जो हम जानते हैं वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड के बराबर होती है, हीट सप्लाइड, ये सब जानते हैं। सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा, तब हमको हीट सप्लाइड पता करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो देखते हैं। लो हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो रिवर्सिबल इंजन है कितने टेम्परेचर से ऑपरेट हो रहा है, 3 रिजर्वॉयर से। तो मैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगा दूं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी और रिवर्सिबल के लिए मैं जानता हूं कि समेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल बोलो प्रोसेस बोलो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये इसकी बात कर रहे हैं हम इंजन की, ये रिवर्सिबल हीट इंजन की बात हो रही है, तो इस रिवर्सिबल हीट इंजन को हम सिस्टम मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे? इस सिस्टम में कितनी हीट आ रही है, ये हम बात कर रहे हैं डेल क्यू अपॉन टी, हीट इंटरेक्शन डिवाइड बाय टेम्परेचर। वर्क को मत कंसीडर कर लेना, क्लॉसियस इनइक्वालिटी में हमने वर्क का कोई जिक्र नहीं किया था, हमने हीट इंटरेक्शन और उसका टेम्परेचर क्या है, कितने टेम्परेचर से उसका हीट इंटरेक्शन हो रहा है, उसका रेशियो
ऑफ इक्वल टू 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा अगर इरिवर्सिबल होता। ये रिवर्सिबल है। देखो यहां से हीट सप्लाई हो रही है Q1, Q2 भी सप्लाई हो रही है, तो ये पॉजिटिव हो गए और Q3 रिजेक्ट हो रही है, नेगेटिव हो गया। हम तुरंत लिख देंगे कि Q1 कितना है, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 और मैं माइनस Q3 अपॉन T3 लिख दूं इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं। Q1 की वैल्यू क्या है सर, 100 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 500 माइनस Q3 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू 0। यहां से Q3 आ जाएगा, उसे सॉल्व करना है। क्या आ रहा है देखो, कितना आएगा, इसे चीर दूं, इसे चीर दो सर, ये 10 टाइम्स गया, ये भी कितने बार गया, 10 टाइम्स गया। इसको इधर ले गए, 1/10 प्लस 1/10 2/10, 2/10 क्या होता है 1/5, तो 1/5 इंटू 300 करेंगे, कितना आ रहा है 300 डिवाइड बाई 5, 300 डिवाइड बाई 5 यहीं से सॉल्व करके 60, ये आ गई Q3 की वैल्यू आ गई 60 किलो जूल। सॉल्व कर लेना और ये 60 किलो जूल आ गई हमारे पास। इसका मतलब इस इंजन में जो हीट सप्लाइड हो रही है, देखो हीट सप्लाइड जो हो रही है वो हो रही है हमारे पास कितनी, 50 और 100 150 किलो जूल। क्लियर है ना। जो हीट रिजेक्टेड हो रही है वो हो रही है हमारे पास कितनी, 60 किलो जूल। तो वर्क कितना बचा, रिमेनिंग बचा ना, सप्लाई में से रिजेक्टेड घटा दो, वर्क जो बचा वो कितना है 150 माइनस के 60 कितना है 90 किलो जूल। क्लियर है ना। और हमें एफिशिएंसी पूछी है, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क कितना है 90, हीट सप्लाइड क्या है 150, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 और ये होती है 0.6 और इसको हम बोल सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू 60%। क्या इतना क्लियर हुआ है, बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये हमारा क्या है आंसर है। इसके आंसर नहीं होते थे पहले, कन्वेंशनल क्वेश्चन आते थे 90s में, कन्वेंशनल क्वेश्चन आते थे, ऑफलाइन पेपर होता था, हमको आंसर लिखना होता था सॉल्यूशन के साथ, तो इसीलिए हमने कराया है। इसका आंसर क्या होगा 100% 60% होगा। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर वाकई में पसंद आया होगा। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमने सीखे, नए कंसेप्ट सीखे क्वेश्चन के जरिए, और बहुत ही चीजें अच्छे से सीख ली हैं। तो अगर वाकई में मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इतने बेहतरीन बेहतरीन लेक्चर लेके आऊं, कंसेप्ट लेके आऊं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। तो क्लियर है ना। तो फिर कल मिलते हैं सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ और 10 बजे थर्मोडायनामिक्स के साथ, इसी खूबसूरत कंसेप्ट के साथ, और मजा आने वाला है। फिर सुबह 9 बजे कॉपी पेन लेके बैठे रहना है और हम फिर से हाजिर होंगे अपने इसी कंसेप्ट के साथ। ऐसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। मजा आ रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।